अब आज अपन चैप्टर निपटाने का काम करते हैं। पहले डायपोल। पिछली क्लास में हमने डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना सीख लिया था। अब हमारा मकसद इसमें यह है आगे कि अगर डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डायपोल और पॉइंट चार्ज आ जाए तो आपस में एक दूसरे पे फोर्स कैसे लगाते हैं, और दो डायपोल आ जाए तो क्या होता है, ये सब कुछ हिसाब लगाना सीखेंगे हम। तो पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी डायपोल रहता है उसमें जिस लाइन पर वो डायपोल रहता है उस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल। ये कहलाती है एक्सिस ऑफ डायपोल। पोल के साथ हमेशा एक्सिस का रिश्ता है, ये इसकी एक्सिस कहलाती है। और जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है उसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। ये एक प्लेन भी बन जाएगा, वैसे देखोगे तो 3D में जाओगे तो प्लेन बन जाएगा। इक्वेटोरियल लाइन, ये कोई डायपोल है, ये डायपोल की एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर लाइन इसकी इक्वेटोरियल लाइन है। अब हम निकालना चाहते हैं डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पर, इक्वेटोरियल लाइन पे किसी पॉइंट पर और किसी जनरल पॉइंट पर, सब पे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सिस पे कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक्सिस के ऊपर पॉइंट ले रहे हैं। डायपोल के सेंटर से हमने कोई पॉइंट लिया r डिस्टेंस दूर, ये कोई r डिस्टेंस दूर है पॉइंट P। इस डायपोल को तोड़ के लिख सकते हैं Q और माइनस Q, और मान लेते हैं कि इसके बीच के डिस्टेंस को 2a है, ये टोटल डिस्टेंस 2a। अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो एक्सिस पे किसी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस के ऊपर है वो दोनों का मिला के नेट आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q। अब Q का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, वो होगा KQ बाय R माइनस A का स्क्वायर, ऐसा आएगा। और उसका अपोजिट में होगा, नेगेटिव चार्ज का अपोजिट में होता है, इसलिए माइनस साइन लगा दिया। KQ अपॉन उसका डिस्टेंस है R प्लस A का स्क्वायर। तो अब यहां से हम KQ तो कॉमन ले लेंगे, R प्लस A का स्क्वायर माइनस R माइनस A का स्क्वायर, R माइनस A का स्क्वायर, R प्लस A का स्क्वायर। ये एक्सिस का हिसाब आ रहा है, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाते हैं। KQ, ये इसको ओपन करें, 4AR, डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, दिस इनटू दिस का स्क्वायर। अब शर्त लगाते हैं कि R जो है बहुत बड़ा है, A बहुत छोटा है। तो ये तो होता है डायपोल तो बहुत पास पास होते हैं, नॉर्मल लाइफ के जो डिस्टेंस होते हैं काफी बड़े होते हैं, तो ये असम्पशन डायपोल के लिए फिट होती है। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर वाला टर्म छोड़ देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 2kp KQ इंटू 2a अपॉन R क्यूब। R की पावर 4 नीचे आएगा, एक R ऊपर है, और Q इंटू 2a क्या हो गया, P के बराबर। तो ये आ गया 2kp अपॉन R क्यूब, और इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ आ रही है,
इसकी डायरेक्शन इसी तरफ आ रही है। तो अब अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सिस पे जो पॉइंट है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k वेक्टर p अपॉन आर क्यूब। 2k वेक्टर p अपॉन आर क्यूब डायपोल की एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2kp बाय आर क्यूब। वेक्टर p ये बताता है कि E और वेक्टर p पैरेलल है। एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट पैरेलल है। इधर डायपोल मोमेंट होगा, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डायरेक्शन दोनों की सेम होगी। तो डायपोल के लिए हमने पॉइंट चार्जेस का हिसाब ऐड कर दिया। पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करके हमने डायपोल का निकाल दिया। पर ये हमने एक्सेस के ऊपर ही कैलकुलेट किया है। बोर्ड में इसका सवाल आता है, 3 नंबर का तो आता ही होगा, 5 का। हाँ, डायपोल का एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव कीजिए। बस ऐसे करते आपको 3 नंबर मिल जाएगा। इक्वेटर पे भी पूछ लिया तो 5 नंबर कर देंगे, दोनों कर दीजिए, 3 + 2 2.5 नंबर, 5 नंबर का सवाल बना देंगे। तो एक्सिस का मामला हो चुका है, हम इक्वेटोरियल लाइन पे आते हैं। इसको मिटा देना। अब आप इसमें बोर्ड का जो है ना वो एनसीईआरटी जैसा डेरिवेशन करो तो और उनको अच्छा लगता है, हूबहू मिला देना बिल्कुल। अब इक्वेटोरियल लाइन का बात करते हैं। इक्वेटोरियल लाइन, अब इक्वेटोरियल लाइन पे अगर हम पता करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज, ये Q और ये -Q, ये डिस्टेंस A और ये डिस्टेंस A। इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट है P, इसका लोकेशन इसके मिड पॉइंट से हम R बताते हैं। सबका लोकेशन मिड पॉइंट से ही बताते हैं हम R। ठीक है, ऐसा हो गया। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हम जानते हैं कि इससे हमेशा दूर की तरफ होता है, ऐसे E+ वाले का। और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है टुवर्ड्स द चार्ज होता है, ऐसे हो गया E- का। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा देखो। अब ये एंगल थीटा लेंगे तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, नेट इधर आ जाएगा। तो इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2E cos थीटा। तो हमें किसी एक का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा। ये A है, ये R है, तो ये √R² + A²। तो ये डिस्टेंस काम आएगा 2kq अपॉन R² + A², kq बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू cos थीटा। इस ट्रायंगल में cos थीटा आ जाएगा A अपॉन √R² + A², क्योंकि ये साइड है √R² + A²। तो यहां से इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिला kq इंटू 2A, ये दोनों साथ में ले लिए, अपॉन R² + A² की पावर 3/2। फिर शर्तें लागू, R मच ग्रेटर देन, ऐसा अगर शर्त लगा दिया जाए तो हिसाब बन गया कि भाई आप A² छोड़ दो। तो ये बन गया kp/r³, kp/r³।
अब इसको इक्वेटोरियल लाइन पे लिखना है, इस पे तीर का निशान लगाना चाहते हो, इस पे भी तीर का निशान लगा के माइनस लगा दो, क्योंकि ये उल्टा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो डायपोल मोमेंट का उल्टा है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में हमने माइनस साइन लगा दिया। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसा होगा। सिमेट्री से ये थीटा होगा, वो भी थीटा होगा। तो इक्वेटोरियल लाइन पर हमने निकालना सीखा। ज्यादा सवाल जो बोर्ड में आता है वो जनरल पॉइंट पर आता है कि ये हमें डायपोल दिया है, आप तो यहां से आर डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ऐसा सवाल ज्यादा पूछा गया है। तो हम जो तरीका बताएंगे वो थोड़ा सिंप्लीफाइड है, बोर्ड के अंदर थोड़ा और लंबा कर रखा है मैंने, बोर्ड की किताब में लंबा कर रखा है, हम वो ऐसा नहीं करेंगे, आप जरूर पढ़ लेना वो। तो हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और डायपोल ऐसा है पॉइंट कहीं टेढ़ा है, ना एक्सिस पे है ना इक्वेटर पर है। तो उसका तरकीब ये है कि हम इसको ऐसा कर लेते हैं, डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट, तो हम इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, इधर की तरफ p cos थीटा और इधर की तरफ p sin थीटा। तो हम कहेंगे कि एक नहीं दो डायपोल है, एक p cos थीटा और एक p sin थीटा, दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के वहां पर ऐड कर देंगे। अब ये पॉइंट जो है एक के लिए एक्सिस के ऊपर हो जाएगा और एक पे इक्वेटोरियल लाइन पर हो जाएगा, तो cos थीटा वाले के लिए एक्सिस पे हो जाएगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगा 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब। एक्सिस वाले का फॉर्मूला था 2kp बाय r क्यूब, वही लगा दिया। एक्सिस वाला p ना होकर p cos थीटा है, तो इसलिए वहां p cos थीटा आ गया, और जिसके लिए इक्वेटोरियल लाइन है उसका kp बाय r क्यूब था और इसका उल्टा था डायपोल का, तो इधर की तरफ आ गया, तो ये आ जाएगा kp sin थीटा बाय r क्यूब। इन दोनों से मिलाकर हमको मिलेगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इसका एंगल। तो अब रिजल्टेंट निकालने में क्या आ जाता है, दो कंपोनेंट पता है तो निकाल देंगे हम। तो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 2kp cos थीटा बाय r क्यूब का स्क्वायर प्लस kp sin थीटा बाय r क्यूब का स्क्वायर। इधर वाला मिटा देनी है, तो यहां से kp बाय r क्यूब बाहर आ गया, अंडर रूट में बचा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये रिजल्टेंट आ गया हमारे पास kp बाय r क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब इससे आप दोनों का फॉर्मूला ढूंढ सकते हो, जैसे इक्वेटर पे ढूंढना है तो थीटा 90 और एक्सिस पे तो 0 से 2kp बाय r क्यूब आ जाएगा, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो एक्सिस का भी आ गया, इक्वेटर लाइन का भी आ गया, जनरल आंसर आया। जहां तक रही बात डायरेक्शन की, तो यहां से देख सकते हैं tan phi
इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा KP साइन थीटा बाय आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2KP कॉस थीटा बाय आर क्यूब, यानी tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2, यानी रिजल्टेंट एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल के साथ टोटल एंगल हो जाएगा थीटा प्लस फाई विद डायपोल। डायपोल के साथ थीटा प्लस फाई एंगल पर और इस लाइन के साथ फाई एंगल पर, और फाई की वैल्यू ऐसी है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने डायपोल का फॉर्मूला सीखा, कहां पर? जनरल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल लाइन पर और उसकी एक्सिस पर। प्लस और माइनस का चार्ज डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होता है, पूरे इलाके में देखोगे तो। अब हम इसको एक्सिस के ऊपर जब बताते हैं, यहां पर r डिस्टेंस पर, तो इस तरफ बताते हैं 2KP बाय आर क्यूब। इक्वेटोरियल लाइन पे बताते हैं KP बाय आर क्यूब, अगर ये r है तो। किसी जनरल पॉइंट पर बताते हैं KP बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1+3 cos स्क्वायर थीटा, ये फाई है। tan फाई इक्वल्स टू tan थीटा बाय 2। ऐसे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जगह जगह पर बदल रहा है, एक्सिस पे वैसा दिखाई दे रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पे वैसा दिखाई दे रहा है, और जनरल पॉइंट पे ऐसा दिखाई दे रहा है। डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में कैसा रहता है? ऐसा रहता है, एक्सिस पे हमेशा इस लाइन के लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, डायपोल की वजह से पोटेंशियल।
फिर वही बात है, एक्सेस पे आप कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको एक बार क्यू की वजह से लिखना है, एक बार माइनस क्यू की वजह से, फिर ऐड कर देना है। तो किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है एक्सेस वाले पर, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। क्यू का पोटेंशियल और माइनस क्यू का पोटेंशियल। क्यू का लिखेंगे तो आएगा के क्यू अपॉन आर माइनस ए, और माइनस क्यू का लिखेंगे तो के माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए। तो यहां से के क्यू कॉमन आ जाएगा, 1 बाय आर माइनस ए माइनस 1 बाय आर प्लस ए। तो एक्सिस वाला जो आएगा के क्यू आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए, के क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि आर तो बहुत बड़ा होता है, तो ये तो पी हो जाएगा, के पी बाय आर स्क्वायर। एक्सिस पे पोटेंशियल के पी बाय आर स्क्वायर आ गया। अगर हम इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे तो ये पॉइंट जितना माइनस के चार्ज से दूर होगा उतना ही प्लस के चार्ज से दूर होगा। तो इसलिए V इक्वेटोरियल इज 0। दोनों से इक्वी डिस्टेंट होने से एक प्लस का पोटेंशियल एक माइनस का पोटेंशियल दोनों इक्वल चार्ज, टोटल मिला के कैंसिल। इक्वेटोरियल लाइन पे 0 हो गया, एक्सिस पे इतना हो गया। ये डायग्राम आपने बना लिया हुआ, बैठा देते हैं। अब जनरल पॉइंट की बात करते हैं। ये कोई डायपोल है, इसकी वजह से किसी जनरल पॉइंट पर थीटा एंगल पर पोटेंशियल लिखना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि हम डायपोल को तोड़ सकते हैं दो कंपोनेंट में। ऐसे तोड़ें कि कुछ फायदा हो। P cos थीटा P sin थीटा। P cos थीटा और P sin थीटा। अब ये दोनों पॉइंट इसके हिसाब से एक्सिस वाले का इक्वेटोरियल लाइन का तो 0 हो जाएगा, तो सिंपल आ जाएगा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बहुत ही छोटा है। अब मैं जो लिखना चाहता हूं वो फॉर्मूला हमें याद रखना है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या फिर स्क्वायर ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते, या फिर के वेक्टर पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब। हमको यही याद रखना है, बाकी कोई याद नहीं रखना। पोटेंशियल में ये फॉर्मूला भी मैंने गोला नहीं मारा है, हमने नहीं लगाया। एक्सिस वाले फॉर्मूले में कमी ये है कि जब आप इधर वाले पॉइंट पे निकालोगे ना तो ये प्लस आएगा और उधर वाले पॉइंट पे माइनस आएगा, तो कैसे याद रखोगे?
इस फॉर्मूले में सब अपने आप आ जाएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा कि जीरो आएगा, डॉट प्रोडक्ट है अपने आप ही। कॉस फंक्शन की वैल्यू 90 से बड़ी, मतलब थीटा 90 से बड़ा तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्सिस का फिर एक नहीं हुआ ना फॉर्मूला उस के पी बाय आर स्क्वायर से। एक्सिस पे पॉजिटिव साइड में के पी बाय आर स्क्वायर, नेगेटिव साइड में माइनस के पी बाय आर स्क्वायर, ऐसे। हाँ लिख सकते हैं, फिर आ जाएगा। तो इसी को याद कर लो, ये जनरल आ गया, इससे सब पॉइंट का आ जाएगा एक्सिस पे इक्वेटोरियल लाइन पे। बस ध्यान रखना है कि आर वेक्टर क्या है, पी वेक्टर क्या है, थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है, आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच। तो किसी भी डायपोल का हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, किसी भी डायपोल का हम पोटेंशियल लिख सकते हैं। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लिखना हमने सीख लिया। अब डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, ये बताना है। डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी अगर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखा तो क्या होने वाला है, ये बता देते हैं। डायपोल को अगर अपन ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो एक बात तो निश्चित है, फोर्स ऑन डायपोल जीरो आएगा, क्योंकि जितना प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा उतना माइनस क्यू पे लगेगा, उल्टा लगेगा। इस पर फोर्स लगेगा क्यू ई और इस पे क्यू ई नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो डायपोल को कैसे भी रख दो आप, हर परिस्थिति में ये फोर्स तो कैंसिल होके रहेगा। फोर्स जीरो होना अलग बात है, टॉर्क जीरो होना अलग बात है। तो कहने का मतलब है कि फोर्स जीरो है, सच्ची बात है। इक्विलिब्रियम में होने के लिए फोर्स और टॉर्क दोनों को जीरो होना पड़ता है, ठीक है। फोर्स तो जीरो होता है ऑलवेज, है ना। ये तो हम गारंटी ले रहे हैं कि फोर्स तो इसका पक्का जीरो होना है हर बार, हर परिस्थिति में। फोर्स जीरो होने का मतलब हो गया कि डायपोल का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी डायपोल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यानी डायपोल को इधर से उधर ले जाने में कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट डायपोल, नो वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन ऑफ डायपोल। डायपोल को ऐसा का ऐसा उठा के यहां लेके आ जाओ, या पीछे लेके चले जाओ, या ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं रोटेट कराना। रोटेट नहीं करवा रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। ऐसा का ऐसा कहीं भी शिफ्ट कर लो, कुछ खर्चा नहीं आएगा। जहां रखोगे इसका सेंटर ऑफ मास ठहर जाएगा, भले ही ऐसे घूमने लग जाए पर ये इसका सेंटर ऑफ मास नहीं जाएगा। और अगर आपने इसको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक दिया तो इसका सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, भले ही कैसे ही घूमता रहे। सेंटर ऑफ मास विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि फोर्स जीरो है।
तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है। और अगर सेंटर ऑफ मास पहले से रेस्ट पे है तो बस ये उसके अबाउट ही घूम सकता है और कुछ नहीं करने वाला है, ऐसे कुछ करेगा। जहां तक रही बात टॉर्क 0 करने की, तो टॉर्क हमेशा 0 तो नहीं हो पाएगा, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही हो पाएगा, और वो मैं जानता हूं कि आप भी जानते हो। कब होगा बताओ? टॉर्क 0 कब होगा? जब इसका ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे इधर लगेगा, तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास से पास कर जाएगा, टॉर्क 0 आ जाएगा। तो इस पोजीशन में फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0 है। यह है इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर इसको उल्टा रख देंगे तो इस यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पे फोर्स इधर आएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, इस पे इधर आएगा, इस पर भी फोर्स 0 है, टोटल नेट फोर्स 0 है और टॉर्क भी 0 है। यह भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। दोनों इक्विलिब्रियम है तो फिर अंतर क्या है? अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा तो ये वापस आ जाएगा, अगर इसको डिस्टर्ब करूंगा तो फिर यूं घूम जाएगा। जैसे इसको थोड़ा टेढ़ा करके डायग्राम बना के देखो, ऊपर इधर लगेगा, नीचे इधर लगेगा, तो ये यूं घूम जाएगा ये। और इसको बना के देखो तो वापस सीधा हो जाएगा। तो ये वाला पोजीशन में थीटा 0 है, इस वाले पोजीशन में थीटा 180 डिग्री है, यानी ये है स्टेबल और ये अनस्टेबल। दो प्रकार के इक्विलिब्रियम हो गए, स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है, थीटा 0 की तरफ भाग जाएगा। हाँ, 180 वाले को जैसे मान लो ये पेन है ऐसे, ये इक्विलिब्रियम है, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो ये नीचे वाली साइड चला जाएगा, और नीचे वाले को डिस्टर्ब करेंगे तो नीचे रहेगा। तो ये पोजीशन स्टेबल वाली है और ये वाली अनस्टेबल वाली। इसको डिस्टर्ब करने, जैसे यूनिफॉर्म ग्रेविटी में इसको रखा ना, इसके जैसी हालत उसकी है, बस इसको यहाँ पे हिंज कर रखा है, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा वो। अच्छा, यहां से एक बात हम कहना चाहते हैं कि ओवरऑल सारे डायपोल चाहते क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आना। अगर दोनों चार्ज को अभी देते हैं, तुम्हारी बात पे आते हैं हम। बात लिखना ये चाह रहे थे कि डायपोल ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अलाइन करना चाहता है, जैसे सूरजमुखी सूरज की तरफ, सनफ्लावर जो होता है वो सन की तरफ देखता है हमेशा। और डायपोल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होना चाहता है। आप उसे डिस्टर्ब करते हो तो वो अपने आप ही आ जाता है, ऐसे खुद ही आ जाएगा, अपने आप को अलाइन कर लेना चाहता है वो। जैसे ये रॉड जो है ऐसे वर्टिकल ऐसे होना चाहती है, आप इसको यहाँ छोड़ो तो यहाँ छोड़ो तो गलती से थोड़ी देर के लिए यहाँ ठहर सकती है, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे ना वापस इधर आ जाएगी। ये रहने की इसकी टेंडेंसी है, ऐसे डायपोल की भी है। डायपोल ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही वेक्टर पी होना चाहता है। तो हमने देखा कि इन दोनों पोजीशन में तो टॉर्क 0 है और डायपोल ऐसे 0 टॉर्क और 0 फोर्स दोनों चाहता है, उसमें भी स्टेबल वाली पोजीशन चाहता है, ये स्टेबल वाली पोजीशन वो चाहता है। पर हम इसे अगर डिस्टर्ब करेंगे तो थीटा एंगल पे लाएंगे तो टॉर्क आ जाएगा, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है।
इस पे टॉर्क आ जाएगा। तो अगर अपन इसका टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं कि किसी थीटा एंगल पे कितना टॉर्क आएगा, तो किसी एक पॉइंट के अबाउट निकाल लो। ऐसे जो दो फोर्स होते हैं ना इक्वल अपोजिट, ऐसे फोर्स के बारे में कहते हैं कि ऐसे फोर्स कपल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और इनका टॉर्क जो होता है सभी पॉइंट के अबाउट सेम होता है। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, नीचे वाले पॉइंट के अबाउट निकाल लेते हैं, तो टॉर्क की वैल्यू नीचे वाले पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो इसका तो जीरो हो जाएगा। और फिर ये इनके बीच का एंगल थीटा है ना ये, तो टॉर्क का फॉर्मूला बचपन में आपने पढ़ा होगा आर क्रॉस एफ, ऐसा पढ़ा था ना, उसमें आर एफ साइन थीटा आता था, ऐसा कुछ किया था, है ना, मैं थोड़ा याद दिला रहा हूं। तो यहां पे आर की जगह तो आ गया एल और एफ की जगह आ गया क्यू ई और साइन थीटा की जगह साइन थीटा। अब Q इंटू एल तो हो गया डायपोल मोमेंट, तो ये आ गया पी ई साइन थीटा। अब लोग इसको शॉर्ट में लिख देते हैं P क्रॉस ई। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पे टॉर्क आता है P क्रॉस ई। जब P और E पैरेलल हो जाएंगे तो जीरो आ जाएगा, जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा 180 होता है तो साइन 180 भी जीरो होता है, तो दो पोजीशन में ही टॉर्क जीरो आएगा। तो टॉर्क थीटा डिपेंडेंट है, टॉर्क की वैल्यू P क्रॉस E है। बोलो हाँ, P क्रॉस E के E क्रॉस P। तो इसकी वजह से ये कैसे घूम रहा है, जिधर घूम रहा है अपना अंगूठा अंदर की तरफ जाना चाहिए, तो P क्रॉस E से अंदर जा रहा है, P इधर है और E इधर है, तो P क्रॉस E से अंदर जा रहा है, तो घूमने का हिसाब भी वैसा ही है, इसलिए P क्रॉस E। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर लगता है टॉर्क P क्रॉस E। यहां से हमें पता लगा कि डायपोल को अगर हम खुद घुमाना चाहते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं घूमेगा वो, ठीक है। तो वर्क इज रिक्वायर्ड ये मिटा देते हैं और बीच वाला कोई काम करनी है। वर्क इज रिक्वायर्ड टू रोटेट डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को घुमाना चाहते हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा, जो कुछ आप वर्क करोगे वो स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब हम रोटेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम जानते हैं डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टॉर्क इंटू डी थीटा। रोटेशनल वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से ट्रांसलेशन का वर्क आता है, रोटेशन का वर्क होता है टॉर्क इंटू डी थीटा। तो हमारा टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा हम उसका उल्टा लगाएंगे, तो हमारा टॉर्क भी क्यू ई साइन थीटा ही होगा। जब वो थीटा एंगल पर होगा तो हमें भी टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में क्यू ई साइन थीटा लगाना पड़ेगा इनटू डी थीटा। जो हम वर्क करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, तो इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो U इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू ई माइनस कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट। विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट आना ही था। अब हम कुछ अजम्पशन ऐसा मानते हैं कि कांस्टेंट गायब हो जाए। इफ U इक्वल टू 0 एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो फिर कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। हर बार ऐसा कुछ तरकीब बढ़ा दें, कांस्टेंट को भगा दें, फॉर्मूले से निकल जाओ। Q, अच्छा ये P, हाँ P छूट गया, Q की जगह P आएगा।
सच्ची बात है, ठीक है। पी साइन थीटा था वहां पर, तो पी लिखना पड़ेगा, क्यू मिस प्रिंट हो गया था, है ना, प्रिंटिंग एरर दूर कर लिया। अभी फॉर्मूला बन गया हमारे पास माइनस पीई कॉस थीटा। फिर लोग कहते हैं कि इसको भी अपन थोड़े दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, और उसका फॉर्मूला बनता है माइनस पी डॉट ई। तो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, इतनी होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। माइनस पी डॉट ई से हमको मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी, पी क्रॉस ई से मिलेगा टॉर्क। तो हम दो इसके फार्मूले हो गए एक तरह से, मतलब तीन चीजें हमने जानी इसमें। फोर्स तो जीरो होता है, टॉर्क थीटा डिपेंडेंट होता है, और पोटेंशियल एनर्जी थीटा डिपेंडेंट होती है। इधर से उधर ले जाने में कोई खर्चा नहीं होता है, सीधी सी बात है ये। इधर वाला मिटा दूं ये। अब देखो इसमें एक बात बताने जा रहे हैं। क्या बात बताने जा रहे हैं, देखो। अगर हमने किसी डायपोल को यहां से रिलीज कर दिया किसी थीटा एंगल पर, जैसे यहां पर माइनस है, यहां पे प्लस है, ये कोई थीटा एंगल पर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, यहां कहीं सीएम। तो इस पे क्या होगा कि इस तरफ टॉर्क आएगा ऐसे, तो ये सीएम के अबाउट घूम के ऐसे हो जाएगा, पर तब तक इसमें एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा एनर्जी के हिसाब से, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर वो इधर की साइड थीटा पे चला जाएगा, फिर वो रुक जाएगा, फिर वो इधर जाएगा, फिर वो इधर जाएगा, फिर वो इधर जाएगा, ऐसे ऐसे करता रहे, ठीक है। थीटा कितने डिग्री से करें? हाँ, अच्छा सवाल पूछा है। अगर हमने 180 डिग्री से किया तो फिर ये यू करता हुआ यू निकल जाएगा, फिर यू करता हुआ यू। 180 से नहीं, 179, है ना, 180 पे तो ठहर जाएगा, तो 179 पे करेंगे हम। तो 179 माने ऐसे यूं करता हुआ यहां तक, थोड़ा ऐसे घुमाना, ऐसा कुछ होगा, थोड़ा लंबा लंबा एंगल जाएगा, है ना। ऐसे रॉड का क्यों नहीं होता है भाई? यहां से छोड़ते हैं, ये मेरे हाथ से टकरा गया ना, नहीं तो वहां तक चला जाता। अच्छा, वो थोड़ा रफ है मेरा हाथ, वो तो अपन रोक देते हैं, ऐसे बीच में भी रोक सकते हैं, ये तो अपने हाथ पे फ्रिक्शन लग रहा है ना। अगर ये स्मूथ होता तो यहां से छोड़ने पर ये कानून कहता है कि ये यू यहां तक जाना चाहिए, फिर यू जाना चाहिए, फिर यू जाना चाहिए, ऐसे बहुत देर तक करना चाहिए। अच्छे कोई सिस्टम किसी ने बना रखी हो तो ऐसे स्मूथ और कुछ और प्योरिटी ला रखी हो, तो ऐसे अचरज भरी चीजें हमें देखने को मिलेंगी काफी देर तक। जब आप इतना तो मानते हो, जब यहां से यहां तक जाता है तो इसमें भी जाएगा, इसमें क्या है। ये वाले केसेस हमने देख नहीं रखे हैं लाइफ में, ज्यादातर हैंगिंग पॉइंट ऐसा होता है, तो ऐसे ज्यादा ऐसे छोटे एंगल वाले देखे हमने, ये तो होते हैं। अभी थोड़ा बड़ा एंगल पे जाना है ना। बोलो, कुछ कह रहे हो? सही कह रहे हो। ठीक है, क्योंकि जब वो इस साइड में 179 आएगा तो एनर्जी कंजर्वेशन से सारी एनर्जी पोटेंशियल में फिर आ जाएगी,
अगर क्रॉस कर रहा है तो इसका लो काइनेटिक एनर्जी बच गई, एनर्जी कंजर्वेशन फेल हो जाएगा ना। अभी बता रहे हैं, बिल्कुल सच्ची बात कर रहे हो, पीरियोडिक मोशन तो हो गई है ना। पीरियोडिक शब्द इस्तेमाल किया तुमने भी और मैंने भी। तो अगर ये टॉर्क का फॉर्मूला देखोगे तो पीई साइन थीटा आता है। इसमें कोई थीटा की प्रोपोर्शनलिटी थोड़ी है, साइन थीटा की प्रोपोर्शनलिटी, इसलिए ये मोशन पीरियोडिक हो गया। पर शर्त लगाते इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा हो तो फिर तो ये पीई थीटा ही बच जाएगा, साइन थीटा का थीटा बढ़ जाएगा, फिर तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा आ जाएगा, फिर तो एंगुलर एसएचएम आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि छोटा एंगल हुआ, मतलब बहुत कम एंगल होना चाहिए, छोटे छोटे एंगल पे वाइब्रेट कर रहा है, तो बहुत कम एंगल पे वाइब्रेट करेगा तो ये मोशन एंगुलर एसएचएम है। और फिर एंगुलर एसएचएम का टाइम पीरियड तो हमारा रटा हुआ है, क्या होता है भाई? टू पाई तो रहता ही रहता है, अंडर रूट भी रहता है, कुछ बटे में ऊपर नीचे रहता है। अब यहां पे आई सी एम आएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ थीटा। कोफिशिएंट ऑफ थीटा कौन है? पीई। तो टॉर्क से हमें पता लगा कि छोटे एंगल पर ये एंगुलर एसएचएम करेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ मास एक रेस्ट पे रहने वाला पॉइंट होगा क्योंकि फोर्स 0 है, तो सीएम के अबाउट एंगुलर ऑसिलेशन होगा, छोटे एंगल पर वो एंगुलर एसएचएम होगा और उसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आईसीएम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायपोल अबाउट सेंटर ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायपोल अबाउट सेंटर ऑफ मास, पी हो गया डायपोल मोमेंट, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होता है कि नेचर में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जैसे पानी का मॉलिक्यूल है तो उसका सेंटर ऑफ मास फिक्स है, उसका आईसीएम भी फिक्स है, उसका डायपोल मोमेंट भी फिक्स है। अब उसको ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसका एक टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है, तो उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड इससे आ जाएगा। हाँ, हर एक के लिए अलग अलग होगा। जैसे ऑक्सीजन माने H2O में ऑक्सीजन भारी, हाइड्रोजन छोटा है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, फिर उसके अबाउट निकालेंगे, ठीक है। वन 180 में करना पड़ेगा वर्क, 0 से 180 पे ले जाओ तो सबसे ज्यादा हमको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा खर्चा इसी बात में आएगा। ये जो सब्सटेंस रहते हैं उसमें हम कह रहे हैं कि प्लस माइनस के चार्ज सेपरेटेड रहते हैं, वहां पे डायपोल नेचर रहता है, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर वो आपस में बंधन में बंधे होते हैं। जैसे पानी बनाए तो अगल बगल में और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको डिस्टर्ब करते हैं तो वो बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के भी अपने आप ही वाइब्रेट करते हैं आपस के फोर्सेस से, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो हम माइक्रोवेव ओवन बनाते हैं उसमें इसी का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने में इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। भोजन के बारे में कहते हैं कि वो उसमें लिक्विड का कंटेंट होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, और उसको नॉन कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर रखा जाता है। तो उसके भीतर रखकर हम उसको ऑन करते हैं, ऑन करने से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएट करता है, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, वही फ्रीक्वेंसी होती है जो मॉलिक्यूल्स की खुद की वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी होती है। जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो उस कंडीशन को कहते हैं रेजोनेंस की कंडीशन। तो सोर्स से सिस्टम के पास सबसे ज्यादा एनर्जी जाती है, तो डायपोल को एनर्जी मिलती रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड से,
और डायपोल तेजी से वाइब्रेट करता है, तो ऐसे ऐसे घूम घूम के बगल वालों को साइड में खिसका देता है, थोड़ा ढीला हो जाता है, भोजन पक जाता है। पता लगा कुछ आग वाग कुछ लगाया नहीं, गरम गरम कुछ हुआ नहीं, भोजन पक गया। तो मनुष्य को पता लगा कि भोजन पकाने का मतलब होता क्या है, अंदर क्या हो रहा है। तो फिर लोगों ने नए तरकीब निकाले कि लाइट से पका लो। अब लाइट कहां से लाएं? तो सूरज की रोशनी से सोलर से पैनल लगा लो, कोई खर्चा ही नहीं है। सिलेंडर विलेंडर केरोसिन वेरोसिन हटाओ सब, सूरज की रोशनी से भोजन पकाओ, माइक्रोवेव ओवन लगा लो, है ना। ये आधुनिक तकनीक है जिसमें यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो डायपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हिसाब हो गया। अब मैं आपसे इस पर एक सवाल पूछने जा रहा हूं, देखिए आप क्या करते हैं। क्वेश्चन लिखो, देखना कि गलत कैसे होता है ना। पूरा प्रयास करना गलत ना हो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा सवाल है, सब सही कर सकते हैं, ऐसा चांस है। ट्रू फॉल्स नहीं है, कैलकुलेशन है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट, हाँ, फाइंड आउट एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड, external work required to rotate a dipole, by 120 degree from its stable equilibrium position, in uniform electric field E, डायपोल मोमेंट P मान लेना आप। किसी को बताना मत, अपना आंसर लिखना, चेक कर लेना कि यही है, फिर हम मिलाते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को फॉर्मूला आपके पास है, सवाल भी आपको बता दिया है। अब तो कोई बात ही नहीं, इतना छोटा सा सवाल। अच्छा चलो बताते हैं। W एक्सटर्नल होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल व्हेन डेल्टा के इज इक्वल टू 0। जब कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती है तो हमारे काम करने से जो चीज बदलती है वो पोटेंशियल एनर्जी, तो वो निकाल लेंगे हम। तो हम इसमें लिखेंगे U फाइनल, तो U एट थीटा 120 डिग्री माइनस U एट थीटा 0 डिग्री। 120 और 0 डिग्री का जो है उससे घटा लेंगे। हमारे पास U का फॉर्मूला होता है माइनस P डॉट E, मतलब माइनस P कॉस थीटा होता है। तो एक बार हम रखेंगे माइनस PE कॉस 120 माइनस PE कॉस 0, तो माइनस PE कॉस 120 कितना होता है, माइनस हाफ, माइनस PE, तो ये हो गया PE बाई 2 प्लस PE, तो ये हो गया 3/2 PE। ओके, कितना सीधा सवाल था।
इंटीग्रेट कर लो। अगर किसी ने ये पूछा, डायपोल को हमने यहां से रिलीज कर दिया है, यहां से रिलीज कर दिया, ऐसी पोजीशन से रिलीज कर दिया, तो जब ये सीधा होगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? यहां से रेस्ट पे छोड़ दिया इसको, फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ डायपोल। डायपोल की अधिकतम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब होगी जब वो इस पोजीशन से गुजरेगा, इस समय मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद फिर रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब इधर जाएगा तो इधर जाके रुक जाएगा, ये ऐसे ऐसे करेगा ये। इसमें सबसे ज्यादा जिस पोजीशन में टॉर्क जीरो होता है वहां पर एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, अल्फा जीरो होता है, घूमने की रेट सबसे ज्यादा होती है, घूमने की रेट सबसे ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो हम इसमें के इनिशियल यू इनिशियल, के फाइनल यू फाइनल, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। पहले की काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, पहले की पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस 90 डिग्री, बाद की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और बाद की पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पीई कॉस जीरो। कॉस 90 वाला तो टर्म जीरो हो गया, ये इधर चला जाएगा, तो पीई ही इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, पी इंटू ई। अब आता है डायपोल एंड पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज और डायपोल का आपस का इंटरेक्शन आ जाए तो फिर हम उसे कैसे हैंडल करेंगे, आपस में फोर्स टॉर्क एनर्जी का हिसाब किताब कैसे बताया जाएगा, ये हम देख रहे हैं। एक है पॉइंट चार्ज और एक है डायपोल, ये इन दोनों का हो गया आमना सामना। तो यहां पर ले लेते हैं पॉइंट चार्ज, यहां से r डिस्टेंस दूर हम ले लेते हैं डायपोल। अब डायपोल तो कैसा भी हो सकता है, तो ये डायपोल आ गया थीटा एंगल पर। मैं जनरल वाला ही केस बता देता हूं, तो फिर 0 डिग्री और 90 डिग्री के केस में फिर कुछ बचेगा नहीं, एक ही केस में सारा निपट जाएगा। तो अब इसमें यूं कहना चाहते हैं कि डायपोल अगर पॉइंट चार्ज ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इनमें फोर्स का हिसाब क्या होगा। तो फोर्स का हिसाब लगाना इसमें आसान है हमारे लिए। एक तो कभी भी टेढ़ा डायपोल आ जाए ना, मन करे तो इसके दो टुकड़े कर लो, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, ना करे तो मत करो, है ना, नहीं करते हैं पहले। तो अगर मुझे डायपोल से पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकालना आसान है, क्योंकि डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के फोर्स निकाल लेंगे। इसके ऊपर फोर्स क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, बताना आसान है। उसके लिए ये वाला डिस्टेंस हो गया r और ये वाला एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा। इसका वेक्टर r इधर से इधर आएगा, उसके साथ 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो फोर्स ऑन चार्ज आ जाएगा Q इंटू ई का फॉर्मूला होता है KP बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, और इसके लिए आर वेक्टर यूं हो गया उधर से। तो फोर्स की वैल्यू आ गई के, फोर्स की वैल्यू आ गई के क्यू पी Q इंटू के पी बाय आर क्यूब
अंडर रूट ऑफ 1+3 cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत ही नहीं फोर्स निकालना। तो डायपोल और पॉइंट चार्ज में आपस में फोर्स पता करना चाहते हो तो डायपोल का पॉइंट चार्ज पे निकाल लो। न्यूटन के तीसरे नियम से इतना इसमें लगेगा, इक्वल अपोजिट। पॉइंट चार्ज का डायपोल पे निकालने में दिक्कत यह कि वेक्टर वेक्टर आ जाएगा, इसका इधर फिर इसका उधर, फिर उन वेक्टर को सम करते फिरो, फिर ये दूरियां निकालते रहो, फिर अजम्पशन लगाओ कि छोटा है डिस्टेंस, उसमें बहुत वक्त लग जाएगा। डायपोल से पॉइंट चार्ज पे फोर्स तुरंत मिल जाएगा, तो इसलिए फोर्स का कैलकुलेशन बहुत आसान। ठीक है, इसलिए ऐसा कर लो हर बार। अगर आपके मन में ये इच्छा है कि नहीं मैं तो फोर्स की डायरेक्शन भी चाहता हूं कि किस डायरेक्शन में लग रहा है ये भी बताओ आप, तो फिर हम बता देंगे इसमें क्या रखा है, डायरेक्शन में क्या जाता है। डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, ये जो डायपोल है ना इसको तोड़ ही लेते हैं, तोड़ने में ज्यादा फायदा है। इधर P sin थीटा और इधर P cos थीटा। अब डायपोल को ऐसे तोड़ लिया तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत आसानी से लिख सकते हो। ये वाली इसकी एक्सिस वाली लाइन होगी, तो इस एक्सिस के अलोंग तो डायपोल के अलोंग ही होता है, तो ये आ जाएगा 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब। और जो इक्वेटोर इस वाले डायपोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन हो गया, तो इक्वेटोरियल लाइन पे डायपोल मोमेंट के उल्टा होता है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा kp sin थीटा अपॉन r क्यूब। तो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट हो गया, तो अब आपको पता लग जाएगा कि टोटल किधर आएगा। तो जो फोर्स आएगा टोटल इस तरफ आ जाएगा, Q इंटू ई नेट। तो न्यूटन थर्ड लॉ से इसके ऊपर इधर Q इंटू ई नेट फोर्स। एंगल निकालना आसान है, ये वाला एंगल एक बार के लिए फाई मान लेते हैं, तो ये वाला एंगल फाई इधर हो जाएगा। तो अगर आप फोर्सेस की दिशा में भी इंटरेस्टेड हो, कई बार पूछ लेते कि आप 4 ऑप्शन में डायरेक्शन भी बताओ, तो फिर हम डायपोल के टुकड़े कर देंगे और एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करके फोर्स का हिसाब लगा देंगे, Q इंटू नेट ई, है ना। तो ये फोर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये हमने जान लिया। हम हमेशा डायपोल से पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकालेंगे और न्यूटन थर्ड लॉ लगा के उससे डायपोल पे कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो डायपोल और पॉइंट चार्ज की बात हो गई। ठीक है ना। अब इसमें फोर्स के बाद दूसरी बारी आती है टॉर्क की, कि पॉइंट चार्ज की वजह से डायपोल पे कितना टॉर्क आएगा। तो टॉर्क निकालने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीधा P क्रॉस ई लगा देना। डायपोल छोटा सा होता है, उसके लिए उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग एक जैसा ही होगा, यूनिफॉर्म टाइप का ही होगा, तो यूनिफॉर्म वाला फार्मूला लग जाएगा उस पर। तो अब यहां पर आप देखोगे तो ये जो Q चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, KQ बाय आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ बाय आर स्क्वायर, और यहां पर डायपोल ऐसे रखा हुआ है तो इसके बीच का एंगल थीटा है, तो टॉर्क का कैलकुलेशन आ गया सीधा सीधा ही P इंटू KQ बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। डायपोल इसके अलोंग अलाइन करना चाहता है ऐसे। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि डायपोल ऐसे घूमना चाहता है इस तरफ, इसकी टेंडेंसी ऐसे है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, इसको यू करना चाहता है।
तो टॉर्क निकालने के लिए आपको कुछ नया मेहनत नहीं करना है, P क्रॉस E लगा देना है। फोर्स निकालने के लिए तो डायपोल से पॉइंट चार्ज पे निकालो, और टॉर्क निकालने के लिए पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल मान लो। तो पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल आ गया तो फॉर्मूला लग गया। और पोटेंशियल एनर्जी कोई पूछेगा तो आप माइनस P डॉट E लगा दो, तो यहां पर आ जाएगा माइनस P KQ बाय R स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसमें थीटा 0 डिग्री है तो क्या करेंगे, 90 है तो क्या करेंगे, सारे केस आ गए। डायपोल और पॉइंट चार्ज को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। फोर्स के लिए पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकालेंगे, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी के लिए पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को मान लेंगे, तो उससे आ जाएगा। अब एक पॉइंट रह गया है, डायपोल और डायपोल, डायपोल एंड डायपोल। डायपोल डायपोल अगर आ जाए तो ऐसा हो सकता है कि एक डायपोल ऐसा हो और उसी लाइन में दूसरा डायपोल ऐसा हो। ऐसा हो सकता है कि एक डायपोल ऐसा हो और दूसरा डायपोल परपेंडिकुलर हो। और एक बात ऐसी हो सकती है कि एक डायपोल ऐसा हो, दूसरा डायपोल किसी एंगल पर हो, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ r है, इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r है। ये P1, ये P2, ये P1, ये P2, P1 P2, इन सारे केसेस को अगर हमें हैंडल करना है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का हैंडल करना तो बहुत ही आसान काम है। वो कैसे? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डायपोल को रखा जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हर कोई जानता है। क्या होता है? माइनस P डॉट ए। पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट डी होती है। तो अगर अपन को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इन दोनों में, तो एक की वजह से दूसरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो और ये फार्मूला लगा दो। तो इसका पोटेंशियल लिखोगे आप, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या होगा, एक्सिस पे 2kP1 बाय आर क्यूब इंटू P2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डायपोल मोमेंट, आगे माइनस साइन, कॉस 0 डिग्री, ये आ गया। इसमें 0 डिग्री का एंगल है 2kP बाय आर क्यूब, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ पे इंटू P2, P इंटू E कॉस 0, क्योंकि 0 डिग्री है। ये आ गया आंसर। इस वाले में माइनस 2kP1 बाय आर क्यूब इंटू P2 कॉस 90, ये तो 0 ही हो गया। इसमें आ जाएंगे तो इसमें थीटा रह जाएगा, तो इस वाले में आ जाएगा माइनस 2kP1 बाय आर क्यूब इंटू P2 कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी में तो कुछ खास बात ही नहीं,
सीधा माइनस पी डॉट ई लगा दो। एक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करो। जब टॉर्क पूछे कोई तो माइनस तो नहीं आएगा, पी क्रॉस ई आएगा। अब इस वाले में तो पी क्रॉस ई में तो 0 डिग्री आ गया, तो ये तो टॉर्क ही 0 हो जाएगी, तो पहले से अलाइन है, टॉर्क होगा ही नहीं। इस वाले में जरूर आएगा, तो के पी वन 2kp1 बाय आर क्यूब, ये तो हो गया ई इंटू P2 साइन 90 डिग्री। यहां पे 90 डिग्री इसलिए साइन 90 आ गया। और इस वाले में 2kp1 अपॉन आर क्यूब इंटू P2 साइन थीटा। इसमें टॉर्क 0 है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 है। कॉस 90 0 होता है और साइन 0 0 होता है। मामला बस फोर्स का रह गया, फोर्स में ही माथा पच्ची है थोड़ी, टॉर्क में नहीं, पोटेंशियल एनर्जी में नहीं। तो हम फोर्स को कैसे पता करते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी बताते हैं, सिंप्लीफाइड टेक्नोलॉजी। ये तो आपने एनर्जी और टॉर्क तो आपने नोट ही कर लिया। अब फोर्स निकालने की बारी रह गई, वो निकाल के देता हूं मैं आपको। बैठा दो इसको। अब देखो, अगर आप फोर्स पता करना चाहते हो तो इसमें दुविधा ये है कि इसकी वजह से यहां पर टोटल चार्ज काउंट करोगे तो 0 ही हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू, और दोनों जगह ई एक जैसा मान लो तो लगभग 0 जैसा फोर्स आ जाएगा। पर हमको उसकी वैल्यू चाहिए, एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, क्योंकि माइनस वाला थोड़ा पास में है, प्लस वाला थोड़ा दूर है, तो थोड़ा सा अंतर होगा। वो जितना भी अंतर है हम उसको जानना चाहते हैं। इफेक्टिवली बहुत छोटा होगा, पर हम उस छोटे की वैल्यू जानना चाहते हैं, तो फिर हमें हिसाब लगाना पड़ेगा पूरा पूरा। उसका एक तरीका तो ये कि आप इसको 2 चार्ज में तोड़ लो, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो अब इन दोनों पे फोर्स निकाल करके ऐड कर दो, तो ऐसे आ जाएगा, माइनस क्यू पर फोर्स आ जाएगा 2kp1 अपॉन ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस ए का क्यूब। ये a इधर आ गया ना पीछे, और ये a आगे, और ये फोर्स माइनस बोले तो नेगेटिव चार्ज है इसलिए इधर आ गया, प्लस दूसरे वाले का Q 2kp1 अपॉन r प्लस ए क्यूब। दोनों पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इसका हिसाब बिठाएंगे हम। तो इसका हिसाब बिठाने का तरीका ये है कि आप 2kp1q कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा माइनस r प्लस ए का क्यूब प्लस r माइनस ए का क्यूब डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब। ऐसा बैठेगा। फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे आप, तो क्या आएगा 2kp1 इंटू क्यू। अब ऊपर क्या बैठेगा, अब अपन ऐसा कहेंगे कि जो हायर पावर जो है ना, ए बहुत छोटा है, तो ए स्क्वायर ए क्यूब वाली टर्म छोड़ देंगे। घटाने से क्या घटेगा, आर क्यूब वाली टर्म कट जाएगी, और ए क्यूब वाली टर्म तो छोटी होगी, छूट जाएगी, और ए स्क्वायर वाली टर्म छूट जाएगी, आर स्क्वायर वाली बचेगी 6ar स्क्वायर। प्लस की माइनस की, इसमें माइनस है उसमें भी माइनस होगी, माइनस की बचेगी, डिवाइडेड बाय, अब नीचे r की पावर 6 छोड़ देंगे हम। अब देखो इसमें कुछ होने वाली बात जो है, माइनस साइन तो हमने ले लिया इधर, और
6K P1 Q इंटू 2A अपॉन R की पावर 4, तो Q इंटू 2A P2 हो जाएगा। तो फोर्स आ गया -6K P1 P2 अपॉन R की पावर 4। माइनस साइन बताता है कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा, मतलब इस तरफ आएगा। ये डायपोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है पास में ये। तो 6K P1 P2 बाय R की पावर 4। देखो गौर करने की बात है कि पॉइंट चार्ज और पॉइंट चार्ज, इसका फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r² आता है। पॉइंट चार्ज और डायपोल, इसका फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r³ आता है। डायपोल और डायपोल, इसका फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 4 आता है। फॉर्मूले में ऐसा हम देख रहे हैं, 2 पॉइंट चार्ज का फोर्स 1/r² के टर्म में आता है, और 1 पॉइंट चार्ज और डायपोल का फोर्स अभी निकाला था, उसमें 2kp/r³ आया था नीचे, तो प्रोपोर्शनल टू 1/r³ आता है। और डायपोल में 1/r की पावर 4 आता है। कुछ बोलना चाहते हो? जितने दूसरे तरह से कहते हैं, अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होने वालों में कोई भी डिस्टेंस नहीं है तो नीचे r² है। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होने वाले में एक डिस्टेंस आ गया तो एक पावर नीचे बढ़ाना पड़ेगा। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने वालों में दोनों में एक एक डिस्टेंस है, Q इंटू ए, तो R की पावर 4 आएगा। डायमेंशन से ऐसा हुआ। कुल मिला के वो डायमेंशन मैच होने चाहिए। ऊपर P1 P2 मल्टीप्लाई हो रहे तो नीचे फिर डिस्टेंस की पावर बढ़ानी पड़ेगी, ऐसा कह रहे। ये जो मेहनत करके हमने किया ना, इसको हम एक टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं थोड़ा जल्दी। देखो कैसे। हाँ, याद रखोगे तो अच्छी ही बात है, कुछ बुरी बात नहीं है। अच्छा फार्मूला है सुंदर सा, 6K P1 P2 बाय R की पावर 4। कब? डायपोल रखे हो ऐसे, जनरल का निकाल के याद कर लो। यूं ये तो सच्ची बात है, मेरे को तो याद नहीं है ना, आप लोग निकाल लेना। नहीं वो तो अभी बता रहे, इसका भी बता देंगे। फिर इसका तो आप तोड़ के निकाल देना, इसका मैं बता दूंगा। तो का बता दिया ना, फिर इसके बाद इसके 2 टुकड़े करके इस पे निकाल दो, एक बार इसका एक बार उसका, ये वाला ही फोर्स रिजल्टेंट निकाल दो उसका। देखो एक रास्ता और, ये हमने अभी डिस्कस किया था कि बात यूं थी कि दोनों चार्जेस बहुत पास हैं, बहुत पास है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अंतर बहुत कम है। तो हम क्या करते हैं कि यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड को E मान लेते हैं और यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड को E + DE, और इनके बीच के डिस्टेंस को DR मान लेते हैं। तो डायपोल मोमेंट जो P2 है ना, उसको Q इंटू DR लिख सकते हो। डायपोल मोमेंट Q इंटू डिस्टेंस। अब देखो जो फोर्स लिखना है हमें, वो होगा -Q इंटू E प्लस Q इंटू E + DE डिवाइडेड बाय का ही डिवाइडेड, ऐसे ही फोर्स तो आएगी फोर्स तो आएगी, क्यों डिवाइड करें। कुछ भी पूछेंगे तो कुछ तो बताएंगे लोग ये कैंसिल हो गया ना, तो अभी बचा क्या? Q इंटू DE, यहां पहुंच गए। अब डिवाइड करेंगे बाबू, थोड़ा जो रील थी थोड़ी रिवाइंड हो गई, मिक्स हो गया, पहले बोल दिया ये स्टेटमेंट, डायलॉग पहले आ गया।
तो अब dr से डिवाइड करेंगे और dr से मल्टीप्लाई करेंगे, तो q इंटू डी आर क्या हो जाएगा? कौन सा भी? P2 इंटू डी बाई डी आर। अब आप बताओ कि E का फॉर्मूला क्या होता है? 2k P1 अपॉन आर क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी आर, तो -6k P1 अपॉन आर की पावर 4 यहां रख देंगे, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। -6k अरे वो बस थोड़ी सी देर। हाँ समझ गया, थोड़ी सी बात, छोटी सी बात। बस मैं, अरे इसी को तो बोलने का थोड़ा सा वक्त चाहिए। बोलना चाह रहा हूं मैं अभी। हाँ मैं बोलना चाह रहा हूं एक बात। अरे मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा देखो, जब हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे ये वाला, अब मैं आपको बताता हूं बहुत ही आसान टेक्नोलॉजी। ये वाला जो चार्ज है ना, जैसे अभी इस पे कैलकुलेट किया, तो अपन क्या करेंगे कि यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से यहां पे E मान लेंगे, और यहां पे क्या मान लेंगे? E प्लस DE। ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन का पॉइंट हो गया ना, यहां पे E मान लिया, यहां पे E प्लस DE, और इसके लेंथ मान लेंगे dr। तो यहां पर प्लस का चार्ज है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? ऊपर, QE। पहले E का डायरेक्शन पता होगा ना, उधर। तो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? नीचे की तरफ। ऐसे डायपोल का उल्टा होता है, तो फोर्स ऊपर लग गया, और इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है। क्या बात कर दी है, पॉजिटिव पे तो नीचे लगेगा ना, इधर QE, और नेगेटिव पे ऊपर लग जाएगा Q इंटू E प्लस DE। अब हम टोटल हिसाब चाहते हैं कि इन दोनों का टोटल कितना बैठा, तो हम लिखेंगे कि भाई ऐसा लिख लेते हैं, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -QE प्लस Q इंटू E प्लस DE, फिर क्या आ गया? QDE। फिर अपन क्या करेंगे? DR से मल्टीप्लाई, DR से डिवाइड, तो ये हो जाएगा P1। अब की बार ये P1 हो जाएगा, और इंटू DE बाई DR। तो E की वैल्यू क्या है? KP बाई आर क्यूब। इक्वेटोरियल लाइन पे 2 नहीं आता है, और कौन है ये? P2 है, तो KP2 बाई आर क्यूब। तो DE बाई DR क्या आ जाएगा? -3KP2 आर की पावर 4। यहां पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा -3KP1P2 अपॉन आर की पावर 4। ठीक है, आर की पावर 4 P1 पे P2, P1 से P2 पे ना, उसमें कठिनाई ज्यादा है, क्योंकि दोनों चार्ज न तो इक्वेटोरियल लाइन पे न एक्सिस पे। P2 से P1 पे निकालना आसान है। माइनस है, इसका मतलब नेट नीचे आएगा, नीचे नेगेटिव माना था हमने, तो नेट फोर्स नीचे आ जाएगा। सीधा रटने की बात है कि इसमें 6KP1P2 बाय आर की पावर 4 है, और इसमें 3KP1P2 बाय आर की पावर 4 है। ऐसे हम टेक्नोलॉजी से फोर्स और टॉर्क निकाल सकते हैं। अब मैं एक आखिरी बात कह के समाप्ति की घोषणा करूंगा, लास्ट बात कहूंगा अब, ठीक है? इसके लिए मैं मिटाना चाहता हूं सब कुछ। हाँ जरूरत नहीं, ये अपने शीट के अंदर मैंने सॉल्व भी दिया है, सॉल्व एग्जाम्पल है अपने पास इसके, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। आखिरी बात का नाम था इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या है, छोटी सी जानकारी बता रहा हूं, एक फॉर्मूला बता रहा हूं और कुछ नहीं है।
अगर किसी शेल को हम जब चार्ज देते हैं तो ये शेल क्या करती है कि शेल के चार्ज एक दूसरे को धक्का मारते हैं। कोई भी एक चार्ज लोगे तो बाकी के सारे चार्ज इसको पुश करेंगे, तो इसके ऊपर इसको एक छोटा सा एरिया मान लें हम, तो बाकी सबका फोर्स मिलाकर के इस तरफ एक फोर्स आ जाएगा डीएफ। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। इस छोटे से चार्ज पे लगने वाला फोर्स अपॉन इस छोटे का एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। तो हम कह रहे हैं कि जैसे किसी बैलून में हवा भरी होती है तो हवा उस पर प्रेशर डालती है, वैसे ही किसी शेल पे चार्ज देते हैं तो बाकी के चार्ज उस हर चार्ज को ऐसे रिपेल करते हैं। तो ये बैलून, अगर किसी बैलून को चार्ज देते हो, कोई बैलून एक्सपांड करना चाहेगा आपस में रिपल्शन की वजह से, तो वैसे ही हो रहा है जैसे प्रेशर के अंदर होता है। फोर्स की वैल्यू होती है इसका चार्ज सिग्मा इंटू डी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर। यहां की चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान ले तो चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू डी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स अपॉन डी। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर जो होता है सिग्मा इंटू ई अदर। जिस पॉइंट पे प्रेशर निकालना चाहते हो उसका फॉर्मूला ये हो गया। और अगर ये छोटा सा एरिया हटा लेते हैं तो अपन ने क्लास में डिस्कस किया था कि बाकी जो बचा है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसकी वैल्यू आती है अदर वालों की सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर की वैल्यू आ जाती है सिग्मा इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये अपन ने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के सवाल किए थे शेल वेल वाले, उस टाइम बताया था, ठीक है। हाँ, इसको छोड़ के बाकी सारे चार्जेस का इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इससे इलेक्ट्रिक प्रेशर की वैल्यू आ गई सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम चैप्टर को समाप्त घोषित कर सकते हैं, ठीक है।